हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। तो क्या हाल चाल। तो ये आज के इस क्लास की हम बात करें, काफी दिन बाद क्लास हो रही है और ये जो चैप्टर हमने शुरू किया था पावर शेयरिंग, और इसके कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं और एक आज बहुत ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसकी हम चर्चा करेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो आज हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अच्छा, पावर शेयरिंग की मैं बात करूं तो अब तक हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वो पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। एक जो बेसिक आपको नॉलेज थी कि भाई पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, उसको हमने दो बहुत ही बढ़िया एकदम बेस्ट जो एग्जांपल्स थे उससे हमने समझा। दोनों की जो सिचुएशन थी, श्रीलंका की और बेल्जियम की, इन दोनों ही सिचुएशन को हमने कंपेयर किया और हमने इन दोनों सिचुएशन से एनालाइज किया कि भाई पावर शेयरिंग अगर हो या फिर ना हो तो उससे क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है ना। तो आपने श्रीलंका में देखा किस तरीके से वहां पे जो मेजॉरिटेरियन की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने तमिल्स की डिमांड को डिसरिगार्ड किया, तो वहां पे क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। और वैसे ही अगर हम बात करें अकोमोडेशन वाला जो केस था बेल्जियम का, वहां पर किस तरीके से बेल्जियम ने समझदारी का काम किया भाई, किस तरीके से उन्होंने हर एक लेवल पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, उनकी कैपिटल की गवर्नमेंट हो, वहां पर किस तरीके से एक बैलेंस बना के रखा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया ताकि वहां पर फ्रेंच और डच जो लोग हैं, जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में क्या बना रहे, एक कॉन्फ्लिक्ट ना हो और एक वो प्यार से रहे, एक भाईचारा, एक फ्रेटर्निटी जो है डेवलप होती रहे उनके बीच में, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। ना आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। मतलब पावर शेयरिंग ठीक है हमने पढ़ लिया, लेकिन पावर शेयरिंग किस किस तरीके से हो सकती है, किस किस तरीके से हम जो सत्ता है उसका बंटवारा कर सकते हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम, है ना। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक की मैं बात करूं तो इसका एक सेपरेट चैप्टर भी है। जैसे आप सेकंड जो चैप्टर पढ़ोगे ना, फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूं तो उसको हम एक तरीके की हम क्या बोल देते हैं, उसको हम जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इन सारी चीजों के बारे में जो हम बात करेंगे, क्लियर हुआ। चलिए तो भाई आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई अनअकैडमी पे अभी ऑफर चल रहा है, तो फ्लैट 20% जो है ऑफ है यहाँ पर सीबीएसई के सब्सक्रिप्शन पर, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, क्लास 9 क्लास 10 11 12, और चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सब पे अभी ऑफ चल रहा है 25%। और ये जो प्राइस है आपको ये वाले पे नहीं करना है, आपको ये वाले जो प्राइसेस हैं वो पे करने हैं। और कूपन कोड आप मेरा यूज कर सकते हो, AP05। इस कूपन कोड को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका फ्लैट 25% ऑफ हो जाएगा। और ये जो ऑफर है ये 18 मई तक वैलिड है। तो अगर इन केस अगर आपको सीरियस होकर पढ़ना है भाई, यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शन से बचना है और प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करनी है, तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो थोड़ा हम चैप्टर के प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो ये सारी जो चीजें हमने पढ़ ली हैं, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा, फिर हमने मेजॉरिटेरियंस की जो आइडियोलॉजी जो थी उसके बारे में बात की, फिर हमने अकोमोडेशन के बारे में बात की, बेल्जियम, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ये भी टॉपिक छोड़ दिया मैंने, ये हम एंड में पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे बताऊंगा मैं। और फिर अब क्या है, अब है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। इसको जो है हम आज क्लियर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर तक ये जो पूरा चैप्टर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तो भाई फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की हम बात करें तो यहां पर हमने क्या किया, हमने जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अलग अलग लेवल पे कर दिया, और कई जगह हमने सेम लेवल पे भी किया है। बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच भी हमने पावर शेयरिंग कर दी। अब सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी रिसाइड इन वन ऑफ द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। अब बहुत टाइम तक क्या था भाई, आपने देखा होगा, जैसे आज से 100-150 साल पहले की हम बात करें तो यही सिस्टम हुआ करता था, सारी जो पावर है किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, इसको हम मोनार्क बोलते थे, हम डिक्टेटर बोल लो। और यहाँ पे बहुत टाइम तक ये बिलीव किया जाता था कि भाई जितनी भी पावर होनी चाहिए ना वो सिर्फ एक गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन भैया एक सोच के देखो ना कि अगर आप बोलते हो कि सारी पावर जो है एक किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में है, तो फिर आप उस देश को डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कैसे बोल सकते हो। सोच के देखो ना जरा, सारी पावर मेरे पास है, मान के चलो मेरे पास सारी पावर है, पावर का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पूरा सेंट्रलाइजेशन है, मेरे अंडर में जो भी लोग आते हैं वही पूरे देश को कंट्रोल करते हैं। अब सोच के देखो, क्या आप इसमें डेमोक्रेसी को इमेजिन कर सकते हो। तभी तो हम बोलते हैं ना पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि हम बिना पावर शेयरिंग के हम इमेजिन कर ही नहीं सकते कि कोई भी देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है या नहीं है, है ना। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कई
लंबे टाइम तक ना ये बिलीव किया जाता था कि पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन ऑफ द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस. It was felt that if the power to decide disperse, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. अब यहाँ पे ये बिलीव किया जाता था, ऐसा इसका पीछे का लॉजिक क्या था? इसके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर हमने पावर्स को बहुत ज्यादा डिस्पर्स कर दिया, बांट दिया, तो डिसीजन लेने में ना बहुत ज्यादा देरी होगी. और एक डिसएडवांटेज भी है. आप देखोगे ना, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस में अगर देखोगे डेमोक्रेसी का, तो ये भी है कि हम डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है. वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक हमें वेट करना पड़ता है कोई भी अगर डेमोक्रेसी में डिसीजन लिया जाता है. लेकिन जो भी लिया जाता है वो सबकी भलाई के लिए लिया जाता है. क्लियर है ना? तो यहां पे यही एक इसका लॉजिक था कि भाई कोई भी डिसीजन, अगर हम पावर बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर देंगे, तो अगर हमें किसी भी डिसीजन तक पहुंचना है तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है, बट these notions have changed with the emergence of democracy. अब ये धीरे धीरे जो notions थे वो चेंज हुए. इसकी पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ी है भाई, मैंने पढ़ाया था आपको द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप. तो वहां से थोड़े से जो नोशंस हैं डेमोक्रेसी के डेवलप होने लगे कि भाई देखो डिसीजन मेकिंग में सबकी भागीदारी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन के हाथ में ही ताकत है. जैसे हम बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, है ना. और यूनिटरी गवर्नमेंट की हम बात करें तो जैसे चाइना के हम एग्जाम्पल लें, रशिया का एग्जाम्पल लें, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लें, ये सब क्या है? ये सब जो है यूनिटरी गवर्नमेंट वाले. कहने को तो यहाँ पे अलग अलग रीजनल पार्टी है, लेकिन वो एक ही पार्टी के नीचे आती है, कम्युनिस्ट पार्टी. जैसे चाइना की मैं बात करूं तो वहां पे वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है वहां पर. और सारी जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है. किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में. शी जिनपिंग के हाथ में सारी ताकत है. अगर मैं लेट्स से चाइना का एग्जांपल लूं तो जो पुतिन जी बैठे हुए हैं वो भी क्या है? वो भी एक तरह की तानाशाही है भाई. अगर देखोगे आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो उनकी भी हाथ में सारी पूरी रशिया की ताकत किनके हाथ में? उन्हीं के हाथ में. कोई प्रोटेस्ट थोड़ा होते भी तो उसे सप्रेस कर दिया जाता है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर आप पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हो और सारी जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ एक ही इंसान के यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्संस के हाथ में है, तो उसको आप डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते. तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल्स देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी. तो भाई यहां पर एक बोला गया, यहाँ पे एक फीचर बताया गया कि भाई देखो यहां पर क्या है, यहां पर जो डेमोक्रेसी की हम बात करें, जो लोग हैं ना वो खुद पर रूल करते हैं. अब इसका इनडायरेक्टली यहाँ पे इनडायरेक्टली बेसिकली बताया गया. तो आप देखते हो ना, आप क्या करते हो, आप वोटिंग, अभी जैसे लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, है ना, आपने सुना होगा लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, और जिस भी पार्टी को आप वोट दोगे तो वो सेंटर में आएगी, है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़े चुनाव होते हैं लोकसभा के. अब ये है क्या बेसिकली, हो क्या रहा है? अगर आप वोट देने जा रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? कभी सोचा आपने? अरे यार भाई, आप जिस भी पार्टी को वोट करोगे तो वो पार्टी रूलिंग पार्टी होगी. तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप अपने एक रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो ना. आपके एरिया से कोई ना कोई तो एमपी चुन के जा रहा होगा ना भाई, संसद में जाके बैठेगा. और संसद में लोग क्या करते हैं? पार्लियामेंट में लोग करते क्या है? पार्लियामेंट का फंक्शन क्या होता है? लॉ मेकर्स बोलते हैं ना. पार्लियामेंट में जो भी बैठता है उसको क्या बोलते हैं? लॉ मेकर्स. और ये इनका काम ही क्या होता है कि भैया देश में जो लोग हैं उनके लिए कानून बनाना, कोई प्रॉब्लम्स है उस पर नए कानून लाना. देश चलता कहां से है भाई? तो वो जो पार्लियामेंट है ना वो सेंटर है भाई, पूरा देश वहीं से गवर्न होता है, याद रखना हमेशा. तो यहां पे वही तो हो रहा है कि हमने क्या किया है. और वो पार्लियामेंट में बात करें, पार्लियामेंट की हम बात करें तो उसमें लेजिस्लेचर आ जाता है, एग्जीक्यूटिव आ जाता है ना. फिर बाद में आप देखोगे जुडिशरी आ जाता है. तो ये क्या है? ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, और ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास अपनी अपनी अलग अलग इंडिपेंडेंट पावर्स है. अब ऐसा नहीं है ना कि जो पार्टी जीत जाती है सारी पावर इसी के पास आ जाती है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. आपने देखा होगा कि जब सरकार कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लेती है या फिर कुछ ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशन कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है भाई, जुडिशरी बीच में आ जाती है. तो ये भी क्या है? ये भी एक तरह की पावर शेयरिंग है ना, कि हर पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है. जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी बात थी, अभी आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है, अब से नहीं होगा वो, है ना. और वहां पर जो इलेक्शन कमीशन था उसने ये भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि इलेक्शन कमीशन को जितना भी चंदा दिया गया हर पार्टी को वो उसकी वेबसाइट पर शो भी होना चाहिए, है ना. तो जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आएगी. तो ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जुडिशरी ने बोला. अब सोच के देखो, यहां पर जुडिशरी के पास इतनी पावर ही नहीं होती तो ये तो हो रहा था भाई, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था, किसी को पता ही नहीं चलता, है ना. तो ये भी क्या एक तरह की पावर शेयरिंग है. तो यहां पे वही बोला जा रहा है कि भाई पावर शेयर, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हम पावर्स को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर देते हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस को रूल कौन करता है? तो लोग करते हैं, लोग चुनकर आते हैं भाई, है ना. लोग जो है आपको चुनकर भेजेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजेंगे. ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप. अब आप देखते हो अलग अलग ग्रुप्स को, डाइवर्स ग्रुप को ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती है. जैसे आपने देखा होगा कुछ जगहों पर जो दलित्स होते हैं, एससी एसटीज में जो आते हैं,
उनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। विमेन के लिए अभी तो एक नया रूल भी आ गया। अब तक क्या था, अब तक लोकल लेवल पर ही 1/3 जो सीट्स थी वो विमेन के लिए रिजर्व थी, लेकिन अब ये जो बिल है वो पास हो गया। कहां पर, लोकसभा राज्यसभा में। मतलब अब जो नेक्स्ट वाले चुनाव होंगे, नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे, उसमें जो 1/3 सीट्स होंगी लोकसभा में, राज्यसभा में, वो रिजर्व होंगी किसके लिए, विमेन के लिए। तो ये क्या है, अलग अलग सोशल ग्रुप। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो विमेन को स्टार्टिंग से ही अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, दलित्स को अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ने के लिए ये सब करना पड़ रहा है ना। अब सोच के देखो कि ये जो लोग हैं मैं विमेंस की बात करूं या फिर मैं SC STs की बात करूं, तो ये काफी पिछड़ गए हैं। और पिछड़ने का कारण क्या था, हमारी सोसाइटी थी, एक जो वर्ण सिस्टम चल रहा था, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पिछड़ गए, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से नहीं जुड़ पाए, इन्हें वो रेस्पेक्ट नहीं मिली, इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अब यहां पे इनको, इन सोशल ग्रुप को कोई राइट नहीं दिया जाता, पावर शेयरिंग में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता, तो क्या होता भाई, तो होता ये पिछड़े के पिछड़े रह जाते भाई। फिर वो अपने आप को क्या फील करने लगते, एलिनेटेड फील करने लगते, हम अलग हैं, हम तो जुड़े हुए हैं ही नहीं। और जब ये फीलिंग जो आ जाती है, एलिनेशन वाली फीलिंग जो आ जाती है ना, तो यही सिविल वॉर करवा देती है भाई। और यही सेम कहां हुआ था, यही सेम श्रीलंका में हुआ था। सिंपल इज दैट, है ना। तो थोड़ा सा जोड़ते रहा करो। तो यहां पर हमारे भारत देश में क्या होता है, भारत देश की हम बात करें या फिर दूसरे जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनकी बात करें, वहां पे पावर शेयरिंग होती है, ठीक है। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, सो इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजंस एज पॉसिबल। तो भाई यही होता है डेमोक्रेसी में, यही है कि भाई पावर शेयरिंग में क्या होता है, जितना चाहे उतने जो सिटीजंस को हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी तो बहुत आप देखना, वही तो हम पढ़ रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, किन किन में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे, है ना। तो पहला जो है पावर शेयरिंग का पहला जो फॉर्म है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये क्या है, ये पहला पार्ट, पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये वाला, है ना, ये ऐसे ऐसे, है ना। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, बिल्कुल सीधा सीधा वर्टिकल। अब इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों बोला गया है, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं सेम लेवल पे जो काम कर रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम सेम लेवल पर जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, वो क्या है, तो हमारी जो बोलते हैं ना डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, 3 पिलर्स जो हैं, एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के, मतलब एक पिलर्स बोले जाते हैं। इन पर ही पूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टिकी हुई होती है, पूरी डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है इन 3 चीजों पर टिका होता है। अगर मैं लेजिस्लेचर की बात करूं, लेजिस्लेचर का मेन काम क्या होता है, लॉज को बनाना, लॉ मेकर होते हैं ये लोग। अब ये लोग कहां बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, आप जिता के भेजते हो, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के जाते हैं ये लोग। अब मैं दूसरे की बात करूं, एग्जीक्यूटिव। अब ये एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, अब लॉस तो बन गए, अब इन लॉस को इंप्लीमेंट कैसे कराना है पूरी कंट्री में, तो एक इसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव कौन है हमारे देश में, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो जीत गई है। समझ में आ गया, जैसे अभी हम बात करें, अभी रूलिंग गवर्नमेंट कौन से, बीजेपी की है सेंटर में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अभी एग्जीक्यूटिव है। और तीसरे पे आते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है कि अब ये लॉस तो बन गए, इंप्लीमेंट भी होने लगे, अब इन लॉस को कोई मान नहीं रहा, इन लॉस को कोई नहीं मान रहा, तो फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में जुडिशरी इंटरफेयर करती है। जुडिशरी का काम क्या होता है, पीस बनाए रखना, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसका काम होता है, जुडिशरी का काम होता है। और इस लॉ एंड ऑर्डर में गवर्नमेंट पे भी सवाल आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी करे, गवर्नमेंट पर भी जो है यहां पर जुडिशरी के पास बहुत पावर है, इंडिया में कुछ भी कर सकती है जुडिशरी। मैंने बोला ना, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, है ना, इसको क्या किया, नल एंड वॉइड, है ना, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये किसने किया, जुडिशरी ने किया। तो हमारे इंडिया में जुडिशरी के पास बहुत ज्यादा पावर है। तो इसको हमने क्या बोलते हैं, हमने इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोला है, क्योंकि एक ही सेम लेवल पर, है ना, लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है और जुडिशरी अपना काम कर रहा है, और ये तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। मतलब कोई भी अपनी एक्सेस पावर को यूज नहीं कर सकता, अपनी जुडिक्शन में रहकर सब अपना काम करते हैं, और कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे कि क्या हो, जिससे कि कोई एट द एंड जो पब्लिक है उसका कुछ बेकार हो जाए, कुछ भला ना हो उसका, है ना। तो जैसे मान चलो एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव के पास मेन पावर होती है, क्योंकि इनके पास पावर है। ये तो क्या है, ये तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना, ये तो जीत के आए हैं, अब ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। उसके लिए लेजिस्लेचर बचा हुआ है। अब लेजिस्लेचर की हम बात करें तो उसमें तो सब लोग आ जाते हैं यार। अब बात मान के चलो 300 सीट जो है बीजेपी के पास है, तो बची हुई 253 जो सीटें हैं, 243 सीट जो है वो किसके पास है, वो ऑपोजिशन गवर्नमेंट के पास है, ऑपोजिशन लीडर के पास है, जो जीते नहीं है लेकिन उनको सीट्स मिली हैं। तो आप कोई भी लॉ ऐसी पास नहीं कर सकते
जैसे आपने चाहा कि आप रूलिंग गवर्नमेंट में हो, आपके पास मेजोरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी लॉस को ले आओगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दोगे, ऐसा नहीं होता है ना। इधर जुडिशरी बैठी रहती है, तो ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं एक दूसरे पे, और ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब यहां पर दूसरा इसको क्या बोलते हैं, जब हम अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। मान के ऐसे है ना। अब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग लेवल पर जो है हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया। जैसे अब आप देखोगे इंडिया में, तो सेंटर में क्या है, जो पूरे देश को संभालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें, सेंटर में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है ना। अब सेंटर की बात करें, उसके अंदर क्या है, मतलब देश के अंदर क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब इन स्टेट्स में क्या है, इन स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट है। अब इन स्टेट्स के अंदर क्या है भाई, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारे गांव है। तो इनमें क्या होती है, इनमें जो है लोकल गवर्नमेंट होती है ना। तो ये अब जब हम अलग अलग लेवल पर पावर को शेयर करते हैं, तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, सिंपल इज दैट कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं होती, पूरे देश में कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं होती, कुछ जो पावर्स होती है हम स्टेट को भी दे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे देते हैं। अब सोच के देखो ना, देश बहुत बड़ा है और देश के अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं। अब भाई अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को कैसे संभालेगी, तो उसके लिए क्या हो गया, अलग अलग स्टेट बना दिए। अब स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है। अब सोच के देखो, तुम जिस मोहल्ले में रह रहे हो और तुम्हारी गली की सड़क तुम्हारी जो गली है, स्ट्रीट जो है, उसकी सड़क टूट जाए, तो सीधा तुम मुख्यमंत्री को फोन करोगे, नहीं करोगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो तुम किसको फोन करोगे, तो आपने जिस अपने वार्ड से इसको जिता के भेजा है, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं ना, तो जिसको जिता के भेजा उसको फोन करोगे आपकी, भाई सड़क टूट गई, सही करवाओ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, ताकि एक लोकल लेवल तक, मतलब जमीनी स्तर तक जो है चीजें बहुत अच्छे से चलती रहे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से हो। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने अलग अलग लेवल पे, मतलब सेंट्रल की हम बात करें, सेंट्रल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। अब यहाँ पे सारी पावर जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है अपनी बहुत सारी पावर स्टेट को भी देती है, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, जो भी इनकी फील्ड्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, जो इनका जुरिडिक्शन है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो उसके बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले नहीं जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं, उसके बाहर वो काम नहीं करेगी, ये कहां मेंशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग है, लोकल गवर्नमेंट के अलग है। तो ये सब क्या है, ये हमने अलग अलग लेवल पर जो है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक नया नाम देते हैं फेडरल पावर, है ना, फेडरलिज्म बोलते हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो इसी पे बेसिस है ना, इसी पे बेस्ड है। इसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली इसको हम फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी इसे हम बोलते हैं, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जहां पर सेंटर, यहां पर हम पावर्स को अलग अलग लेवल पर डिवाइड कर रहे हैं, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल पे लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना, अदर नेम इज फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आई होप आपको इतनी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगला क्या है भाई, अगला है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इसका मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हमारे देश में ना अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, सामाजिक समूह है। अब सामाजिक समूह का मतलब क्या हो गया, अब वो जो सामाजिक समूह है ना, वो किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, जेंडर के बेसिस पे हो सकते हैं। तो भाई जेंडर के बेसिस पे मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि भाई आपने देखा होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, तो उसमें जो गर्ल्स के लिए ना फॉर्म वाला ऑप्शन फ्री होता है, मतलब गर्ल्स के लिए फॉर्म फ्री है ना। बहुत जगह आप जैसे जाओगे लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे आप जाओगे, तो 1/3 जो सीट्स होती हैं वो विमेन के लिए रिजर्व है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो ये क्या है, ये जेंडर के बेसिस पे। रिलीजन की बेसिस पे होता है कि जो रिलीजन माइनॉरिटी में है उनको भी कुछ हम फायदा देते हैं, उनके लिए भी कुछ सीट्स वगैरह रिजर्व सकते हैं माइनॉरिटीज में। और जैसे SC STs की हम बात करें अलग अलग, और ये जो लिंग्विस्टिक ग्रुप जो होते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, तो उनको सरकार प्रोटेक्ट करती है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करती है, उनको अलग अलग फायदे देती है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे अलग रूल्स रेगुलेशन है ना, वहां के लोकल लोगों को ही उनके हिसाब से जो है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है। तो ये मतलब सोशल ग्रुप्स की हम बात करें तो ये किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। तो सरकार जो है ऐसे ग्रुप्स जो पिछड़े रह गए, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जो है पावर देती है। ठीक है ना, तो सोशल ग्रुप हो गया। अब यहां पे एक चीज हो जाती है, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो प्रेशर डाल रहा है, जो दबाव डाल रहा है, किस पे दबाव डाल रहा है, सरकार पर। सरकार कौन सी, वो भी रूलिंग गवर्नमेंट, है ना। अब ये प्रेशर ग्रुप्स कौन से होते हैं, तो आपने देखा होगा ना ट्रेड यूनियंस वगैरह जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लेट्स से किसान, अभी किसान प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो इनको इनिशिएट कौन कर रहा था, इनको चेयर कौन कर रहा था, इनका लीडर कौन था,
तो किसान यूनियन जो था, अब किसान जैसे किसान यूनियन की जो हम बात करें तो किसान यूनियन होगा, उनका एक कोई लीडर होता है ना, और इंडिया में इतने भी किसान हैं तो उनको वही देखेगा, मतलब उनको कोई भी अगर समस्या आएगी जो कि सरकार की वजह से आ रही है तो कौन करता है भाई, इनका वो सब कुछ जो प्रोटेस्ट वगैरह जो होते हैं, इनकी बात जो है सरकार तक कौन पहुंचाता है, तो ये प्रेशर ग्रुप्स पहुंचाते हैं, है ना, ये जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा वर्कर्स का अलग ट्रेड यूनियन होता है, लेट्स से जो बस कंडक्टर होते हैं इनका अलग ट्रेड यूनियन होता है, इनका एक नेता होता है, मान के चलो इनकी डिमांड कुछ फुलफिल नहीं हो रही है, सरकार ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया इससे नुकसान हो रहा है, तो आपने देखा होगा कई बार ये हड़ताल पे बैठ जाते हैं, है ना, ये हड़ताल पे बैठ जाते हैं, क्यों, अपनी मांगे मनवाने के लिए। जैसे अभी आप थोड़े दिन पहले देखा था आपने, किसान आंदोलन हुए थे, तो वो भी ट्रेड यूनियन, किसान ट्रेड यूनियन जो था वो करवा रहा था, है ना। तो ये सारी जो चीजें क्या है, ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पे प्रेशर डालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह की क्या है, पावर शेयरिंग है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे हम बात करें ऑपोजिशन पार्टी जो होती है, ये भी एक तरह का क्या है, प्रेशर ग्रुप, ये भी एक तरह की पावर शेयरिंग है। मान के चलो जैसे किसी जगह पर 500 सीट्स हैं, है ना, 500 सीट्स है लेट्स से, अब यहां पर कोई भी अगर पावर में आएगा तो उसको कितनी चाहिए, तो उसको 51% सीट चाहिए, मतलब 50+1, मतलब यहां पे कोई भी अगर जीतना चाहता है, कोई भी पावर में आना चाहता है तो उसको 250+1 सीट चाहिए। क्लियर हुआ। अब किसी भी पार्टी को इतनी सीट्स नहीं मिल पाई, लेट्स से किसी को मिली 200, है ना, अब इसको चाहिए कितनी, इसको चाहिए 50+1, मतलब 51 सीट्स चाहिए इसको। तो ये क्या करेगा कि दूसरी कोई पार्टी होगी इसके साथ कोalition कर लेगा, बोलेगा ठीक है भाई, प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का रहेगा, होम मिनिस्टर आपके, डिफेंस मिनिस्टर आपके, तो ऐसे करके क्या करते हैं, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि किस तरीके से हम सीट्स को या किस तरीके से हम जो मिनिस्ट्रीज है उसे डिवाइड करेंगे, और ये लोग क्या करते हैं, एक कोalition गवर्नमेंट बना देते हैं, गठबंधन की सरकार बना देते हैं। तो ये भी क्या होती है, एक तरह की पावर शेयरिंग होती है ना, ऑपोजिशन पार्टी मिलके क्या करती हैं, मिल जाती हैं और एक कोalition गवर्नमेंट बना लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया, भी तो बहुत सुना होगा आपने, इंडिया नाम का कोalition बन रहा है, इंडिया ये, है ना, तो इसमें क्या है, इसमें जो बीजेपी की ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं साथ ही साथ में मिल गई हैं। अब क्या होगा, अब इन केस मान के चलो बीजेपी को सीट्स मिलती हैं 200 और इनको इन सभी को मिला के जो है 300 से ऊपर सीट्स मिलती हैं, तो क्या होगा, सरकार इनकी बन जाएगी। लेट्स से मैं बोल रहा हूं जस्ट, है ना, एक केस ले रहा हूं मैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह की पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो ये देखो, ये पहला पॉइंट यही था, अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ये भी एक तरह की क्या है भाई, ये भी एक तरह के प्रेशर ग्रुप होते हैं। मैंने सब कुछ जो आपको बता दिया है, क्लियर हुआ। चलिए तो भाई यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपने इस लेक्चर को। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम अगली क्लास में बात करेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और प्रॉपर जो हम मीनिंग समझेंगे हम पावर शेयरिंग का, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।